मानसून की पहली ही बारिश में मुंबई पानी पानी हो गई। सड़कों पर सैलाब उतर आए। देश की आर्थिक राजधानी पानी से बेहाल हो गई। परेशानी की बात यह कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक मुंबई में भारी बारिश का अनुमान जताया, जबकि मुंबई तो मानसून की एंट्री को भी नहीं झेल पाई। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे मुंबई की सड़कों पर समंदर उतर आया हो। जरूरी काम से घरों से निकले लोगों को घुटनों तक के पानी से होकर गुजरना पड़ा। किंग सर्कल के पास कई लोग मोटरसाइकिलों को खींचते हुए दिखे। कई गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें लोगों को धकेलते हुए ले जाना पड़ा। सामान ढोने वाले ऑटो भी फंसे हुए दिखे। गाड़ियां और बाइक ही नहीं, बड़े बड़े ट्रक तक बंद पड़ गए, जिन्हें कई लोग मिलकर धक्का लगाते दिखाई दिए। इन हालात की वजह समझना मुश्किल नहीं है। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए तो क्या, हेडलाइट भी दिखनी बंद हो गई। सड़क पर उतरे सैलाब में बच्चे अटखेलियां करते रहे। मॉनसून से निपटने की सारी तैयारियां पहली ही बारिश में नाकाम दिखने लगी। लेकिन मुंबई के नगर निगम बीएमसी के कर्मचारी इतनी बारिश में भी मेहनत करते दिखाई दिए। जगह जगह वो पानी को निकालने के लिए नालों के ढक्कन खोलने की कोशिश करते रहे। कुछ ऐसा ही हाल अंधेरी सबवे का भी रहा। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, रास्ता आप देखिए पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। बारिश से बिगड़े हालात देखने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद बीएमसी के कंट्रोल रूम पहुंचे। और सरकार की चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि मुंबई पर आसमानी आफत का यह केवल पहला दिन था, जबकि बारिश अगले 4 दिन तक हो सकती है। इसलिए पहले दिन का ट्रेलर देखकर लोगों को 2005 की बाढ़ याद आने लगी, जब मुंबई में सब कुछ ठप पड़ गया था। खुद बीएमसी के कर्मचारी भी एक दिन पहले से लोगों को 2005 जैसे हालात बनने की चेतावनी देते देखे गए। 2005ला जो महापूर आला होता ते महापूर येण्याची शक्यता आहे असा। इस बार भी अगर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ तो मुसीबत बड़ी हो सकती है। अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे कोंकण किनार पट्टी इंक्लूडिंग मुंबई में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। बारिश के पहले ही दिन मुंबई की मीठी नदी में पानी इतना ऊपर आ गया कि आसपास के रिहायशी इलाकों तक नदी पहुंच गई। परेल के रिहायशी इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हुए दिखे। इतने पानी की वजह से लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। मुंबई के दादर में भी लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पैदल चलने के लिए भी लोगों को सहारे की जरूरत पड़ने लगी। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। जगह जगह पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मानसून ने दस्तक दे दिया और लगातार जो बरसात हो रही है उसकी वजह से जल जमाव की स्थिति आपको साफ तौर पे हाईवे पर दिखाई पड़ेगी। मुंबई के ठाणे में तो बारिश की वजह से एक दीवार ढह गई। दीवार के नीचे वहां खड़ी कुछ गाड़ियां भी दब गईं, जो बुरी तरह से टूट गईं। इसके अलावा भी मुंबई की कई जगहों से नुकसान की खबरें आई, क्योंकि मुंबई के कुछ इलाकों में तो कई घंटों तक लगातार बारिश हुई, जबकि मौसम विभाग ने मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए अगले 4 दिन का अलर्ट भेजा है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट है, यानी तीनों शहरों में भारी बारिश की आशंका कम है, लेकिन रुक रुक कर बारिश हो सकती। मानसून के पहले ही दिन मुंबई के सांता क्रूज में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच 200 मिलीमीटर बारिश हो गई। बारिश की वजह से मुंबई में 6 जगहों पर घर या दीवारों के गिरने की घटनाएं भी हुई। इसके अलावा 32 जगहों पर पेड़ों के गिरने की शिकायतें भी बीएमसी के डिजास्टर कंट्रोल सेंटर को मिली। और इस जोरदार बारिश का असर मुंबई की लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा। बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में सुबह के वक्त से ही रेल की पटरियों पर पानी भरना शुरू हो गया और दोपहर तक रेल की पटरियां पूरी तरह पानी में डूब गईं। मुंबई के साइंस स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वहां 2 प्लेटफॉर्म के बीच नदी बह रही हो। पटरियों पर 1 फुट से ज्यादा पानी जमा होने की वजह से वहां से गुजरने वाली ट्रेनों को रोकना पड़ा। लोकल ट्रेन के साथ साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं, उनके ऑपरेशन में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। साइन की तरह चूना भट्टी स्टेशन पर भी पटरियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आईं। वहां कई लोग स्टेशन पर बारिश थमने का इंतजार करते रहे। बताया गया कि बारिश की वजह से मुंबई की लोकल रेलवे की कुछ लाइनों पर ट्रेनों को काफी देर तक रोकना पड़ा, जबकि कुछ पर वो धीमी रफ्तार से चलती रही। सौभाग्य की बात यह कि मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम पुराना है, जो 1 घंटे से ज्यादा 25 मिलीमीटर बारिश का पानी निकाल सकता है, जबकि वहां बीते 24 घंटे में कुछ जगह 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। और अब डर यह है कि कहीं मुंबई में 2005 जैसी बाढ़ ना आ जाए, क्योंकि 3 दिन बाद वहां भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले से जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के दौरे के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तेज प्रताप वहां के एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारियों को देखने पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ पहुंचे लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। अस्पताल के अंदर धक्का मुक्की जैसे हालात पैदा हो गए। नियमों को टूटता देख अस्पताल के अधीक्षक बुरी तरह भड़क गए।
उन्होंने तेज प्रताप के सामने ही उनके समर्थकों को अस्पताल खाली करने की चेतावनी दे डाली। बिल्कुल ठीक नहीं है। एज ए सुपरिटेंडेंट आई अपील टू यू, प्लीज गो आउटसाइड द बिल्डिंग। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। हालांकि उनकी चेतावनी का भी भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। तेज प्रताप के करीब पहुंचने की कोशिश में कार्यकर्ता भी कोरोना को भूल गए। कुछ लोग तो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। यही नहीं, तेज प्रताप जब अधीक्षक के कमरे में घुसे तो उनके समर्थक वहां भी पहुंच गए। बाद में हंगामे के बीच ही तेज प्रताप ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऐसे सरकार से जनता क्या उम्मीद कर सकता है? सरकार तो पूरी तरीके से जनता को नेग्लेक्ट कर दिया। डॉक्टरों और मरीजों से मुलाकात करने के बाद तेज प्रताप अपने समर्थकों के साथ लौट गए। सौ बात की एक बात है कि अस्पतालों में बेवजह भीड़ सामान्य हालात में भी मरीजों की जान मुश्किल में डाल देती है और इस वक्त तो महामारी चल रही है। फिर भी आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव नेताओं और समर्थकों का हुजूम लेकर उस अस्पताल में घुस गए जो मुजफ्फरपुर में कोविड का सबसे बड़ा अस्पताल है। राजस्थान की जोधपुर पुलिस लाइन से में डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव के विदाई समारोह में खुद पुलिस वाले ही कोरोना नियमों का पालन करना भूल गए। धर्मेंद्र सिंह यादव को एसपी बनाकर उनका तबादला सिरोही जिले में किया गया, जिसके लिए उन्हें जोधपुर पुलिस लाइंस में ग्रैंड विदाई दी गई। पूरे गाजे बाजे के साथ पुलिस वालों ने अपने अधिकारी को वहां से विदा किया। बैंड बाजा तो छोड़िए, वहां उनके लिए घोड़ी का भी इंतजाम किया गया और उन्हें उनके दफ्तर से उनकी कार तक उस घोड़ी पर बैठाकर पूरे सम्मान के साथ लाया गया। यही नहीं, डीसीपी की गाड़ी को भी फूलों से सजाया गया और उसमें बैठाकर उन्हें पुलिस लाइंस के गेट तक छोड़ा गया। अच्छा सहयोग मिला जोधपुर की जनता से, मीडिया से और अपने पुलिस के अधिकारियों से। हैरानी की बात तो ये रही कि इस समारोह में मौजूद किसी भी आदमी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जरा भी परवाह नहीं की। हाँ, सभी ने मास्क तो जरूर पहना था, लेकिन कोरोना नियमों की अनदेखी भी खूब की गई। सौ बात की एक बात है कि राजस्थान सरकार ने एक दिन पहले ही आदेश दिया था कि राज्य में किसी भी तरह के सार्वजनिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन उस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी जिस पुलिस पर है, उसके अफसरों ने शायद मान लिया कि वो नियम कानून से ऊपर है, जिन पर महामारी का दिशा निर्देश भी लागू नहीं होता। बिहार में हाजीपुर के एक सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया, जिससे वहां भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ गई। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि ज्यादा पानी बरसने पर ऐसे हालात हर बार बन जाते हैं, क्योंकि वहां पानी के निकास की कोई समस्या है, जो कि उन मरीजों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है जो उस वक्त वहां भर्ती होते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ जब वहां बारिश हुई। पानी से घिरे इस अस्पताल को देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी नदी के बीचों बीच बना हो। अस्पताल के अंदर के हालात तो और भी खराब दिखे। वहां का कोई हिस्सा ऐसा नहीं दिखा जहां पानी न भरा हो। इमरजेंसी वार्ड से लेकर वेटिंग एरिया और डॉक्टरों के कमरों में भी पानी ही पानी दिखाई दिया। स्टाफ जहाँ बैठता है वहाँ पानी भर जाता है, पूरा तो वार्ड है वहाँ पर पानी चला गया है। मरीजों के तीमारदारों को पानी में खड़े रहकर ही अपने परिवार के सदस्य की देखभाल करनी पड़ी। पानी भर गया, इमरजेंसी में आने जाने का दिक्कत है। पानी इतना था कि अस्पताल का कुछ सामान उसके साथ बहकर बाहर चला गया। सौ बात की एक बात है कि बारिश के बाद जल भराव की समस्या के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने शहरों में तालाब पाट डाले, नालों पर कहीं स्लैब डालकर, कहीं गुमटी रखकर कब्जा कर लिया और ये नहीं सोचा कि बारिश का पानी कहां जाएगा। पूर्वी लद्दाख से भारतीय सेना की ताकत का एहसास होने के बाद चीन अब नई तैयारियों में जुटा है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि LAC पर तैनात अपने सैनिकों को चीन नए और आधुनिक हथियार दे रहा है ताकि भारतीय सेना का मुकाबला किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपने इस नए प्लान के तहत पूर्वी लद्दाख में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर PHL-11 तैनात किए हैं, जो उसकी बड़ी ताकत माने जाते हैं। साथ ही वहां के मुश्किल इलाकों में सैनिक साजो सामान को लाने ले जाने के लिए ऑल टेरेन व्हीकल को भी शामिल किया है। इसके अलावा तिब्बत के इलाके में Z-10 और Z-20 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, जो रात के ऑपरेशन के लिए अभ्यास कर चुके हैं। जबकि भारतीय टैंकों का मुकाबला करने के लिए चीन ने अपने लाइट टैंकों को बड़ी संख्या में मोर्चे पर लगाया है। इससे पहले खबर आई थी कि चीन अपनी वायुसेना के पुराने पड़ चुके 300 से 350 लड़ाकू विमानों को भी चौथी और पांचवी पीढ़ी में से बदलने में जुटा है। गुजरात के वडोदरा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना नियमों को तोड़कर एक मंदिर में प्रसाद के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इस मामले में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप है कि इन लोगों ने कोरोना निर्देशों को नहीं माना। अच्छी खासी तादाद में गांव वाले मंदिर में प्रसाद के लिए जुट गए। भीड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई मेला लगा हो।
मंदिर परिसर में लगाए गए पंडाल में तो पांव रखने तक की जगह नहीं बची। पुजारी को चारों तरफ से घेरकर प्रसाद लेने के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। आरती की थाली की तरफ भी जाने में श्रद्धालुओं में होड़ सी मची रही। आस्था का जोश लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि वो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भी भूल गए। पूजा में पहुंचे ज्यादातर लोगों ने तो चेहरे पर मास्क लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। इन्हें देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि कोरोना महामारी कैसे गुजरात में तांडव मचा चुकी है। सौभाग्य की बात है कि हम क्या इतने जाहिल हैं कि लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी भी ढील मिलते ही मान लेते हैं कि महामारी खत्म हो गई। और अगर आस्था की बात हो फिर तो हमें ईश्वर भी नहीं समझा सकते कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी मंदिर के प्रसाद से ज्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले एक शख्स का ब्लैक फंगस का इलाज करवाने में रेलवे ने 1 करोड़ रुपए की मदद की। न्यूज़ 18 के रवि कुलकर्णी की रिपोर्ट है कि नागपुर के रहने वाले नवीन पॉल नाम के शख्स की ब्लैक फंगस की बीमारी के इलाज में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें 1 करोड़ की मदद रेलवे की तरफ से की गई। रेलवे ने यह मदद इसलिए की क्योंकि नवीन की पत्नी रेलवे की कर्मचारी हैं। बताया गया पिछले साल जब नवीन को ब्लैक फंगस की बीमारी हुई थी तो नागपुर के अलावा उन्होंने मुंबई और हैदराबाद के बड़े अस्पतालों में भी इलाज करवाया था और सभी अस्पतालों के बिल की रकम मिलाकर 1 करोड़ 48 लाख बनी थी। हालांकि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मरीज की एक आंख नहीं बच सकी। मैंने पैसे का उतना जुगाड़ किया, ऐसा करके मैंने इनका ट्रीटमेंट कराई हूँ। बाकी ट्रीटमेंट फिर मेरे रेलवे में चला, जो रेलवे वाले लोगों ने 1 करोड़ का ट्रीटमेंट रेलवे में हुआ। गुजरात के अहमदाबाद से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक गोदाम में अचानक इतनी भीषण आग लग गई कि उसे देखकर वहां जुटे लोग घबरा गए। बताया गया कि उस गोदाम में सजावट का सामान रखा था। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल सका। लेकिन जब वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं तो गोदाम के बाहर भीड़ जुट गई। वो लोग उस गोदाम से निकलती लपटों को देखकर कांप उठे। गोदाम से उठ रहे धुएं को देखकर ही उनकी घबराहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और इस आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। बताया गया कि ऐसे में वहां दमकल की 10 गाड़ियों को बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर यह आग बुझ सकी। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब लोग सुरक्षित रहे। सौभाग्य की बात है कि अहमदाबाद के पास एक गांव में ये गोदाम था जहां शादी ब्याह और दूसरे कार्यक्रमों के लिए मंडप और पंडाल बनाने का सामान रखा था। और आमतौर पर ऐसे गोदाम में न तो आग से बचाव का कोई इंतजाम होता है और न ही फायर सेफ्टी लाइसेंस लेने की कोई जहमत उठाता। कोलकाता में एक इमारत में छिपे 2 इनामी बदमाशों को एसटीएफ और पुलिस के जवानों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बताया गया कि मारे गए दोनों बदमाश पंजाब के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर थे, जिन्हें पंजाब पुलिस और कोलकाता पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया। जिस इमारत के अंदर ये बदमाश छिपे थे उसके सामने वाली इमारत की बालकनी से एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बनाया। भीतर चलो, फायरिंग होती ना, फायरिंग। कुछ ही देर में वहां से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और इमारत के अंदर से कुछ जवान बाहर की तरफ भागते नजर आए। इमारत से बाहर आए जवानों ने मुठभेड़ में घायल हुए अपने एक साथी को वहां से निकाला और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल भेजा। मुठभेड़ खत्म होने के बाद वहां बाकी जांच एजेंसियां भी पहुंच गई। सीआईडी की टीम भी है, यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड भी आया है सीआईडी की तरफ से। मारे गए बदमाशों के नाम जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी बताए गए, जिनकी पंजाब पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। पंजाब के लुधियाना में 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में इनकी तलाश की जा रही थी और इस महीने की 6 तारीख को पुलिस ने बंगाल के बीरभूम से इनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि उन्हीं दोनों से पूछताछ में इन दोनों बदमाशों के कोलकाता में छिपे होने की खबर मिली और मारे गए बदमाश जयपाल भुल्लर पर 10 लाख का इनाम था, जबकि जसप्रीत जस्सी पर 5 लाख का इनाम रखा गया। पुलिस को यह जानकारी भी मिली कि मारे गए दोनों बदमाश पिछले महीने की 22 तारीख से कोलकाता में छिपे हुए थे। सौभाग्य की एक बात यह कि पंजाब के दोनों गैंगस्टर पर 50 से ज्यादा मुकदमे थे, जिन पर लुधियाना के जगरांव अनाज मंडी में पुलिस के 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हत्या का आरोप था। जिसके बाद पुलिस इस गिरोह के पीछे पड़ी तो 2 बदमाशों को ग्वालियर और 2 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम से पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ के बाद कोलकाता में गिरोह के सरगना की मौजूदगी का पता चला। हरियाणा के पानीपत में एक आदमी की मौत पर पुलिस वालों के खिलाफ इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आरोप है कि जिसकी मौत हुई उसे एक मामले में थाने लाकर टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और इस बात की खबर मिलते ही इलाके के लोग हंगामा करने लगे। अपनी नाराजगी जताने के लिए कई लोग थाने पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों को समझाने के लिए कुछ पुलिस वाले उनके पास गए,
लेकिन शांत होने के बजाय वो उनसे बहस करने लगे। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने के बाहर काफी देर तक डटे रहे। मेरी मौसा जी है, इन्हें चौंकी में बुला के जान से मार दिया। वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में चुस्ती दिखाई और आरोपी पुलिस वालों को दबोचकर थाने ले गई। एफआईआर दर्ज करके और जो ये सही इसमें कार्रवाई कर रहा था उसको काबू कर लिया है। बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने कुछ और लोगों को भी आरोपी बनाया है और उनकी तलाश तेज कर दी। सौभाग्य की बात यह कि किसी आरोपी पर सरेंडर करने का दबाव बनाने के लिए पुलिस वाले अक्सर उनके घर वालों को पकड़ लाते हैं जो गैर कानूनी, लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले बेखौफ होकर ये तरीका आजमाते हैं और वही तरीका पानीपत पुलिस के एएसआई ने आजमाया, जिसने लड़की भगाने के आरोपी को पकड़ने के बजाय उसके भाई के ससुर को पकड़ा और इतना पीटा कि उस बेकसूर की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए समर्थन मूल्य 50% से 62% तक इजाफा कर दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल की वो कीमत होती है जिस कीमत पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। सबसे ज्यादा इजाफा सरकार ने तिल के समर्थन मूल्य में किया। तिल के समर्थन मूल्य में 452 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा अरहर और उड़द के लिए भी 300 रुपए प्रति क्विंटल तक समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया। खरीफ की फसल वो फसलें होती हैं जिन्हें जून जुलाई के महीनों में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के महीनों में काटा जाता है। बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मौजूदा कारोबारी साल से लागू होगा, यानी जिन फसलों की बुआई अभी की जा रही है उनके लिए किसानों को बढ़ी हुई कीमत मिलेगी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हुई भारी बारिश ने वहां के लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। देवास में तो 2 घंटे की तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और नदी नालों के उफान पर आने से उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में पानी के तेज बहाव में एक स्कूटर बहता नजर आया। उसे पकड़ने के लिए एक शख्स भी पानी में उतर गया। कुछ दूर तक उस आदमी ने स्कूटर को पकड़ कर रखा। इतने में दूसरा आदमी उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो स्कूटर को नहीं बचा सके। बारिश के बाद आए इस सैलाब ने देवास के कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान सिवनी में हुआ। वहां तेज बारिश में एक कच्चा मकान ढह गया, जिसके मलबे की चपेट में आने से 2 बच्चों की जान चली गई और कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। सौभाग्य की बात है कि मानसून अब मध्य प्रदेश की सीमा तक आ गया है, इसीलिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून से पहले की बारिश हो रही है और वहां मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी ढलानों पर थोड़ी सी बारिश भी सड़कों को समंदर बना देती। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट पर कोरोना के टीकों का असर कम हुआ। एम्स में हुई एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि एम्स में हुई इस रिसर्च में ऐसे 63 लोगों के सैंपल लिए गए जो कोरोना का टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित हो गए। इन 63 लोगों में 53 ने कोवैक्सीन और 10 लोगों ने कोविशील्ड के टीके लगवाए थे। इनमें 36 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कोरोना के टीके की दोनों डोज लगवा ली। ये लोग 5 से 7 दिन तक बुखार आने के बाद एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे, लेकिन इनमें कोई भी गंभीर नहीं हुआ। रिसर्च में सामने आया कि टीके की 1 डोज लेने वालों में 77% मरीज कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमित हुए और दोनों डोज लेने वाले में 60% मरीज डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना पॉजिटिव हुए। इससे पहले नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी एक रिपोर्ट में ऐसा ही दावा किया था, जबकि इससे पहले ब्रिटेन से आई एक रिपोर्ट में भी डेल्टा वेरिएंट पर फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीकों का कम असरदार बताया गया था। भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ही कोविशील्ड कहा जाता है। ऑक्सीजन कांड के आरोपों में घिरे आगरा के श्री पारस अस्पताल को यूपी सरकार ने सील कर दिया। एक दिन पहले हुए हंगामे के बाद से ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया था और मरीजों को शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों में सरकारी अधिकारियों की टीम श्री पारस अस्पताल पहुंच गई। अधिकारियों ने पहले एक जंजीर बांधकर अस्पताल के गेट पर ताला जड़ा, फिर उस ताले पर लाल सरकारी स्याही डालकर उसे सील कर दिया। अस्पताल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसी क्रम में आज सीलिंग की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा की गई है। यहाँ पर 26 अप्रैल को हुई घटना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीम बनाई है। सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन कांड के आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। एफआईआर हो गई है तो गिरफ्तारी भी होगी। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिन लोगों ने मानवता के खिलाफ कृत्य किया उनको छोड़ेंगे नहीं। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम अप्रैल को अस्पताल में अपनी पत्नी को खोने वाले नथुलाल त्यागी से मिली। उनका कहना है कि एक दिन पहले ही उनकी बीवी की हालत में बड़ा सुधार बताया गया था, लेकिन अचानक उनके पास पत्नी की मौत की खबर आई। पत्नी की मौत के 8 दिन बाद ही उनके बेटे ने भी दम तोड़ दिया। मेरा बच्चा भी खत्म हो गया 8 दिन के बाद,
उससे पहले पता आगरा के सीएमओ की शिकायत पर यूपी पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली। सौभाग्य की एक बात है कि आगरा के श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ महामारी एक्ट की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जिन लोगों के घर वालों की उस अस्पताल में 26 अप्रैल के आसपास मौत हुई वो हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक यही साफ नहीं हुआ कि इस अस्पताल में 5 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने से कितने लोगों को तकलीफ हुई या कितने लोगों की जान गई।